जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लगातार आप सभी के लिए सुबह 7 बजे मॉक टेस्ट लाइव देते हैं। आप लोग क्लास देखते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप लोगों के लिए ही यह बेनिफिट है, आप लोग क्लास देखें। दोस्तों, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की कर रहे हैं, नेवी की कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अतुलनीय और बहुत अच्छी क्लास है। आप इस क्लास का महत्व समझें दोस्तों, और अपने बच्चों तक, अपने जितने भी साथी हैं, जितने भी कांटेक्ट में, उन सभी तक पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलो बच्चों, आज का हम जो मॉक टेस्ट सीखने वाले हैं वो 13 में काम करेंगे, 33 में। आज के हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज। बच्चों, 5000 क्वेश्चन का टारगेट चल रहा है। और हमारा आज का जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो 33वां मॉक टेस्ट होने वाला है 200 मॉक टेस्टों में से। और हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं 776 से 800 तक। बच्चों, ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं, समझे बच्चों। बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे प्रॉपर। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है। एक यूनिट किसके तुल्य होता है? 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 यूनिट किसके तुल्य होता है, ये क्वेश्चन दिया है। 1 यूनिट, यूनिट देखते हैं ना, बिजली वाली यूनिट की बात कर रहे हैं। जो बिजली वाली यूनिट होती है, इसमें एक यूनिट को बोलते हैं हम 1 किलो वाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा को अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो किलो को तो 10⁻³ हो जाएगा। वाट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, और घंटे को लिख सकते हैं हम 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 3600 गुणा 10⁻³ जूल। बच्चों, इसको मैं लिख दूंगा 3.6 और 10⁻6 जूल। बच्चों, याद रखिए, जो आप एक यूनिट लाते हैं ना, मात्र एक यूनिट खत्म हुई है 5 रुपए की, 10 रुपए की, इसमें आप एनर्जी देख सकते हैं कितनी है, 3.6 और 10⁻6 जूल। बहुत, माय गॉड, कितनी बड़ी एनर्जी है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, हल्के मत लिया करो एक यूनिट को। 777 क्वेश्चन। लेंस का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? लेंस फैराडे का नियम होता है, आपको पता ही होगा। फैराडे का एक नियम होता है, उसका ही एक हिस्सा है, और यह एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। आप जानते हो, शायद नहीं जानते हो तो याद रखें इसे। अगला क्वेश्चन बच्चों, हेनरी किसकी यूनिट है? वाह वाह, बढ़िया क्वेश्चन है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। हेनरी किसकी यूनिट है बच्चों? हेनरी प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस। जितने भी इंडक्शन होते हैं, सेल्फ इंडक्शन हो, म्यूचुअल इंडक्शन हो, ठीक है, या इंडक्टेंस हो, इन सभी का हेनरी यूनिट होता है। अगला, अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो बढ़ाता है, वो करंट को बढ़ाता है। स्टेप डाउन किस चीज को बढ़ाता है, ये पूछा है आपसे। यानी वोल्टेज को, प्रत्यावर्ती धारा एसी को, या डिस्क धारा डीसी को, या ऑल ऑफ दिस। ये वोल्टेज को तो डाउन करता है और करंट को बच्चों बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। और इनके जो नाम रखे जाते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, वो पोटेंशियल के आधार पर रखे जाते हैं। किसके आधार पर रखे जाते हैं बच्चों? पोटेंशियल के आधार पर। तो इसीलिए यह प्रत्यावर्ती यानी एसी धारा, डीसी का तो कोई खेल ही नहीं है, तो डीएसी धारा को बढ़ाता है, हाँ बढ़ाएगा। अगला 780 बच्चों, दो समांतर दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, इनके बीच में एक वैद्युत बल्ब रख दिया जाए तो बनने वाली इमेज की संख्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चों। आप अगर इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय 360 में 60 का भाग दे देते हैं और ये आ जाएगा 6, और अगर ये इवन आ जाए तो एक माइनस करके आंसर दे देते हैं 5, बस। और ऑड आए तो वही आंसर दे देते हैं जो आया था, बस एक स्पेशल केस को छोड़कर के, अगर ये बीचों बीच न रखा हो। यहां आ जाइए, दोलन करने वाले एलसी सर्किट की आवृत्ति होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर एलसी सर्किट इन एसएचएम कंडीशन। कैसे करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को करके देखिए। अगर हमारे पास एलसी सर्किट दे रखा है और दोलन होता है एक्सी बराबर एक्सएल होता है। एक्सी होता है बच्चों ओमेगा सी, और एक्सएल, एक्सी होता है 1/1 ओमेगा सी, और ये होता है बच्चों एक्सएल होता है ओमेगा एल। यहां से अगर हम ओमेगा को निकालें तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 1/LC, ओमेगा बराबर आ जाएगा 1/√LC। ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें तो 2 पाई एफ बराबर 1/√LC।
यहां से अगर हम फ्रिक्वेंसी एफ निकालें तो 1/2π√LC, दिस इज फ्रिक्वेंसी बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको ध्यान रखने चाहिए, अच्छे क्वेश्चन होते हैं बच्चों ये। अगला क्वेश्चन 782, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस घटना पर आधारित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ये बहुत फेमस भी क्वेश्चन है कि सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण पूछा है आपसे। बताइए बच्चों बहुत ही ध्यान से, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण बताइए। अपवर्तन तो नहीं हो सकता, परावर्तन नहीं हो सकता, व्यतिकरण नहीं हो सकता, एक ही बच जाता है प्रकीर्णन, स्क्रीटिंग ऑफ लाइट, तभी प्रकाश बिखरता है और लालिमा छा जाती है। अगला, पानी से भरे गिलास को उल्टा करके नीचे लगे कागज को झटके से हिला दिया जाए तो पानी नीचे नहीं गिरता, झटके से उठा दिया जाए तो मतलब निकाल दिया जाए तो ये कौन सा नियम है? ये बच्चों बताओ। पानी से भरे गिलास को उल्टा करके नीचे लगे कागज को झटके से निकाल दिया जाए तो पानी नहीं गिरता, ये कौन सा नियम है? आपने देखा होगा, पानी भर लीजिए गिलास में, कांच का गिलास है और उसमें गिलास लगा हुआ है, अचानक उसको खींच दीजिए, ऐसा क्या होता है बच्चों? एक्चुअली ये होता है बच्चों, जब पानी भरा है गिलास में तो कुछ ना कुछ तो खाली रहा होगा। आपने गिलास ले लिया, ऐसे कर दिया, जो खाली रहा है वो रही है अंदर एयर, और जो एयर होती है वो वैक्यूम क्रिएट करती है, और जब आप उसे कागज को नीचे से खींच लोगे अचानक तो वैक्यूम की वजह से पानी को नीचे नहीं आने देगा। जैसे टंकी पानी की बहुत भर रही हो लेकिन फिर भी नीचे पानी में टंकी मतलब टोटी में पानी नहीं आता है, क्योंकि टंकी का जो ढक्कन है बहुत हैवी लगा होता है कि वो वैक्यूम क्रिएट करती है। अब आप बताइए कौन सा नियम लग रहा है इसमें, फटाफट बताइए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, क्योंकि जब तक कोई भी वस्तु कार्य नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्या नहीं लगे दोस्तों? एक्सटर्नल, यानी बाह्य बल ना लगे, ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल बल लगना आवश्यक होता है। अगला, शक्ति का विमेय सूत्र है, यानी डायमेंशन ऑफ पावर। डायमेंशन ऑफ पावर बच्चों सिंपल है, पावर होती है वो होती है एनर्जी ओवर टाइम, ये होती है बच्चों जूल पर सेकेंड, तो जूल होती है mL²T⁻⁻2 सेकेंड टी, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी mL²T⁻⁻3 mL²T⁻⁻3। सी आंसर बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 1% से बढ़ा दी जाए तो बल कितने परसेंट से घट जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है। तो चार्जों के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस के साथ ऐसे रोल निभाता है। यदि हम r को परसेंटेज ऑफ r इक्वल टू x% इंक्रीज और परसेंटेज ऑफ x इक्वल टू 2x% डिक्रीज, क्योंकि उल्टा है और पावर लग रही है, पावर नीचे कूद के आ जाएगी तो ये हमारे पास ट्रिक लग जाएगी, तो 1% ये बढ़ा रहे हैं तो जो फोर्स हो जाएगा वो 2% घट जाएगा, तो राइट ऑप्शन इज द सी। बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, या मोमेंटम के हों या फिर इंपल्स के हों, किसी के भी आते हैं। अगला, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार अधिकतम होगा जब लिफ्ट स्थिर हो, ऐसा नहीं है, ऊपर की ओर गतिशील हो, बिल्कुल सही है। स्थिर होगा तो mg होता है, ऊपर की ओर गतिशील होगी तो mg प्लस ma होता है, नीचे की ओर गतिशील होगी तो ये होता है mg माइनस ma, स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो ये 0 हो जाएगा। तो सर्वाधिक कहां मिला हमको? mg प्लस ma, यानी ऊपर जाते समय। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप आएंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये आएंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमारी डेली क्लास चलती है शाम के टाइम पे, उसका रिकॉर्डेड वीडियो जो डलता है उसमें मैंने पढ़ाया है ये बच्चों क्लास में, कि आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों आए सब बीच में, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्पेशल टेम्परेचर है जिस पर रो मैक्सिमम पाया जाता है और वॉल्यूम मिनिमम पाया जाता है। तो यानी यहां से आप इधर जाएंगे तो ये घटेगा फिर ये बढ़ेगा, वॉल्यूम यहां घटेगा फिर यहां बढ़ेगा बच्चों, ये कंडीशन है। यहां से इधर घट रहा है और अगर आप इधर से इधर जाओगे तो यहां पे ये मिनिमम है और यहां से बढ़ेगा, ये सबसे मिनिमम, इधर से आओगे तो और इधर से आओगे तो, चलिए पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वॉल्यूम के लिए।
अगला बच्चों 788, यदि 10 ओम और 15 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों आपको याद होगा आर नेट बराबर होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिंपल क्वेश्चन है। R1 कितना दे रखा है 10 गुणा 15 बटे 10 प्लस 15 बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास 150 बटे 25 और 25 के 150, आंसर आ जाएगा आपके पास 6 ओम। सिंपल क्वेश्चन बच्चों। अगला ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट ऊर्जा, हीट एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में रूपांतरित करने वाला यंत्र है। उसमें ऊर्जा को हीट एनर्जी को मैकेनिकल में डायनामो, डायनामो तो नहीं करता भैया, ऊष्मा जनित्र या ऊष्मा इंजन या मोटर, उसमें ऊर्जा को किसमें बदल रहा है बच्चों, मैकेनिकल में बदल रहा है। मैकेनिकल में कौन बदलता है, इंजन बदलता है ऊष्मा को मैकेनिकल में, और जनरेटर तो इलेक्ट्रिकल में बदलता है बच्चों। किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल में बदलता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, यदि इकाई द्रव्यमान की दो वस्तुओं के बीच से लगने वाला बल 16 न्यूटन हो तो उनके बीच की दूरी होगी। इकाई द्रव्यमान की दो वस्तुओं के बीच से लगने वाले बल 16 न्यूटन हो तो उनके बीच की दूरी होगी। सिंपल क्वेश्चन है। आपसे फोर्स की वैल्यू दे रखी है। फोर्स होता है दो द्रव्यमानों में जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, तो आपसे आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी m1 1 kg m2 1 kg अपॉन फोर्स आ जाएगा जी ओवर फोर्स यानी 16, तो डिस्टेंस आर आ जाएगी √g/4। कुछ भी नहीं है, फोर्स की वैल्यू लगाने के बाद फॉर्मूला लगा दिया है, सिंपल है बच्चों। अगला क्वेश्चन, हीटर के ऊपर की हवा किस कारण गर्म हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीटर के ऊपर वाली हवा किस कारण गर्म हो जाती है, यानी कि जो हीट का जो ट्रांजैक्शन करते हैं बच्चों, हीट के ट्रांजैक्शन के नियम होते हैं। एक चालन होता है, संवहन होता है, विकिरण होता है, तो उनमें से आपसे पूछा है कि कौन सा नियम इसमें लग रहा है। यह है क्वेश्चन, फटाफट बताइए बच्चों। देखो बच्चों, हीट का जो ट्रांसफर होता है, चालन क्या होता है, ठोसों में होता है बच्चों, ये ठोसों में। संवहन क्या होता है बच्चों, गैस में। और विकिरण क्या होता है, निर्वात, निर्वात में, यानी कि गैस में संवहन घटना। समझ गए बच्चों। यानी ये घटना जो होती है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है, गैस में होती है। तो हीटर के ऊपर गैस होती है, गैस में हीट का ट्रांसफर हुआ है। कालांतर, फेस डिफरेंस और पथांतर टाइम डिफरेंस के बीच में रिलेशन होगा। सब जानते हैं डेल्टा फाइव बराबर होता है 2π/λ। बहुत बार समझाया होगा मैंने बच्चों आपको, इंटू डेल्टा फाइव बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। कलकत्ता बच्चों, वेरी इजी। अगला, एलसीआर सर्किट का वह घटक जो एसी स्रोत में ऊर्जा हानि करता है। देखो बच्चों, एलसीआर सर्किट ये है एलसीआर, इसमें न तो एल करेगा न सी करेगा। आर सर्किट एनर्जी लॉस करता है, रेजिस्टेंस करता है बच्चों, एनर्जी लॉस हमेशा। एल और सी तो ये वाटलेस करंट के अंदर आते हैं, तो इनमें पावर कोफिशिएंट 0 रहता है। फेस डिफरेंस करंट और पोटेंशियल के बीच में 90 डिग्री होता है। आइडियल गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, आइडियल गैस की एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है बच्चों, आइडियल गैस की एनर्जी। पहली बात ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है आपसे, एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। तो समझ के आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिए। देखो आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए वीआरएमएस पढ़ा है। क्या होता है बच्चों, √3RT/m होता है। जब आपके पास वीआरएमएस है तो एनर्जी तो ½ m² होगी, यानी कि किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पर। जो वेलोसिटी टेम्परेचर पर कर रही है तो एनर्जी भी टेम्परेचर पे ही करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 795, किरचॉफ का संधि नियम आधारित है। जो किरचॉफ के दो नियम होते हैं, फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ कहलाता है जिसमें चार्ज कंजर्वेशन होता है, सेकेंड लॉ आपका सर्किट लॉ कहलाता है जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन रहता है। तो चार्ज कंजर्वेशन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 25 वाट 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। पहले ही सुन लीजिए, समांतर क्रम में जुड़े हैं।
ऐसे जोड़ रखे, ये कितना दे रखा है 25 वाट, और ये दे रखा है आपके पास 100 वाट। ये दो बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं ऐसे। कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, ये बच्चों क्वेश्चन पूछा है, कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। बिल्कुल बता सकते हैं आप, बहुत ही ध्यान से तो समझ के कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। हमेशा याद रखिएगा पैरेलल में अधिक वाट का जलता है, जो पैरेलल में ये अधिक चमकेगा, अधिक चमकेगा, याद कर लीजिए। और यदि बच्चों सीरीज में लग रहा हो, सीरीज में लग रहा हो, ये 25 वाट का है और ये 100 वाट का है, इसमें ये अधिक चमकेगा। याद कर लीजिए इसे, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में कम वाट का और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अधिक वाट का अधिक चमकता है। क्लियर रखिएगा माइंड में। अगला, यदि W बराबर 0 हो तो विस्थापन एवं बल के बीच का कोण होगा। देखो बच्चों, वर्क डन जो होता है वो होता है Fx cos थीटा। अब आपने इसको क्या दे दिया है, 0 दे दिया, आपका आंसर आ भी गया होगा। F और X, F नॉट 0 एंड X नॉट 0, तो आपको पता चल गया cos थीटा 0 होगा, और cos थीटा 0 है तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, π/2, एंड राइट आंसर इज द 90 डिग्री। नाइट्रोजन 15 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तब जानते हैं जो नाइट्रोजन है वो 7 होता है, ये इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो रहेगी वो रहेगी 15-7, बोले तो 8। इलेक्ट्रॉन की संख्या साहब 7, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 7, एटॉमिक नंबर 7, और न्यूट्रॉन की संख्या 15-7। याद रखो इसे। 20 कैलोरी ऊष्मा देने पर 10 ग्राम पदार्थ अवस्था परिवर्तित करता है, तो पदार्थ की गुप्त ऊष्मा होगी। अवस्था परिवर्तित करता है, पहले ही सुन लीजिएगा, जब अवस्था परिवर्तित करेगा तो टेम्परेचर परिवर्तित नहीं करेगा। यदि अगर यही होता है बच्चों, जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो तो टेम्परेचर चेंज नहीं करती है, और यदि पोजीशन चेंज कर रही होती है तो टेम्परेचर क्यू लगता है, Q बराबर ml। तो Q कितना दे रखा है बच्चों, 200 कैलोरी, M दे रखा है 10 ग्राम, और ये L आ गया, तो L आ जाएगा आपके पास 200/10, ये आ जाएगा बच्चों 20 कैलोरी पर ग्राम। तो 20 कैलोरी पर ग्राम, तो राइट आंसर इज द ए। होता आता है ये क्वेश्चन बच्चों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन काफी अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 800, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में मान बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में बनाएंगे तो 5 1.6 और 10⁻⁻⁻⁰ ये हो जाएगा जूल। 16 पंजे 80, 8.0 क्रॉस 10⁻⁻⁻⁻⁰ जूल, ये हो जाएगा 8 गुणा 10⁻⁻⁻⁻⁰, 8 गुणा 10⁻⁻⁻⁰। तो ये हुआ दोस्तों हमारा ये वाला मॉक टेस्ट कंप्लीट। यहाँ से आगे आप इसी इंटरेस्टिंग कंप्लीट मॉक टेस्ट चल रहे हैं, फुल कोर्स चल रहे हैं, और थोड़ा हम स्पीड में करते हैं। क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आंसर निकालना, क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आंसर निकालना, वही स्पीड के साथ आप मेरे साथ मेहनत करते रहो। निश्चित रूप से आप में और शशांक में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, आप एक अपने आप एक शशांक बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।